हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे थे, जिसमें पिछली कक्षाओं में हम लोग 1833 तक के चार्टर एक्ट को देखे थे। आज के इस कक्षा में हम लोग देखने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 को। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, इससे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पे नोट कर लिए हैं। आइए अब इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था। मतलब अब जो भारत पे शासन करने के लिए जो एक्ट बनाया जाएगा उसको चार्टर एक्ट नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो चार्टर एक्ट 1853 था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था उसको अलग अलग कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल के परिषद के जो सदस्य रहेंगे उसमें कुछ सदस्य विधायी शक्तियों का निर्माण करेंगे और कुछ सदस्य प्रशासनिक कार्यों के संबंध में अपना नियम और कानून बनाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को कब अलग किया गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1853। इसके द्वारा गवर्नर जनरल में 6 अन्य सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। पहले सदस्यों की संख्या 6 थी, अब उसमें और 6 ऐड कर दिया गया। इस प्रकार अब जो गवर्नर जनरल के परिषद की जो संख्या थी वो 12 हो गई। इसके बाद नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसको हम लोग भारतीय विधान परिषद भी कहते हैं। और ये जो भारतीय विधान परिषद है ये भारत पे अपना नियम कानून बनाती थी, इसीलिए इसको हम लोग छोटी संसद या लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि संसद में नियम और कानून बनाया जाता है कि देश का जो संचालन है, देश के लिए नीति निर्माण कैसे किया जाए, तो इसीलिए ये जो भारतीय विधान परिषद है इसको हम लोग छोटी संसद या लघु संसद कहते हैं। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि कोई खुली परीक्षा नहीं होती थी। जो भी गवर्नर जनरल के या विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग हैं वो कुछ उपहार लेकर के, घूस लेकर के, या जिनका जान पहचान होता था उनको वे लोग वो पोस्ट दे दिया करते थे। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा सरकारी सेवाओं में जो महत्वपूर्ण पोस्ट होते थे उसमें नामजदगी का जो सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया थी उसमें खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन का प्रयास था वो 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, जिसको हम लोग पिछली कक्षाओं में देखे थे। लेकिन उस खुली प्रतियोगिता को धरातल पे उतारना ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो वो किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इससे पहले 1833 में भारतीयों को सिविल सेवा में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे उनके विरोध के कारण ये जो भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया गया। और 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति का निर्माण किया गया और उस समिति को हम लोग बोलते हैं मैकाले समिति, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो निदेशक मंडल थे जिनकी सदस्यों की संख्या 24 हुआ करती थी, उसमें से 6 सदस्यों को घटा करके अब इसको 18 कर दिया गया। और वो 18 सदस्यों में जो 6 सदस्य होते थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, उनके लिए चुनाव नहीं होता था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन के जो सम्राट होते थे वे उनको मनोनीत कर देते थे। और इसके बाद भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी अवधारणा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। उसमें जो सबसे विशेष बात है वो है गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर देना, उसके साथ साथ नई विधान परिषद की स्थापना करना जिसको छोटी संसद या लघु संसद कहते हैं, और इसके द्वारा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत है उसको समाप्त करके महत्वपूर्ण पदों पर
भर्ती या चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें पहली बार भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल किया गया और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन 1854 ईस्वी में किया गया। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 1858 के एक्ट को। हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 को। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और उन्होंने बहुत सारे नियम और खास करके विलय नीति का आरंभ किया था, जिसके द्वारा जो भारतीय राजा थे जिनका पुत्र नहीं रहता था तो वो किसी दूसरे बच्चे को वे लोग गोद नहीं ले पाएंगे और उसको उत्तराधिकारी नहीं बना पाएंगे और वो जो राज्य क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाएगा। और भी बहुत सारे जो नीतियां थी जिनके वजह से भारतीय शासक क्रुद्ध हो गए। चूंकि 1856 ईस्वी में डलहौजी का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1857 ईस्वी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, तो ये हुआ था और इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें थी भारत में उसको पूरी तरह से हिला के रख दिया था, जिसके वजह से जो ब्रिटेन का संसद था या ब्रिटेन का जो कानून था वो बिल्कुल डगमगा गया था और उसके लिए एक झटका की तरह काम किया था कि यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो कुछ ही सालों के अंतर्गत उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद होता क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें जो प्रमुख कार्य था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो बिल्कुल समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि 1833 के एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सिर्फ भारत पे शासन करने के लिए अधिकार दिया गया। लेकिन 1857 के क्रांति के होने के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का जो जिम्मेवारी था उसको वापस लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। इसके द्वारा एक और काम किया गया दोस्तों, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की व्यवस्था की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामला को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भारत के शासन निर्माण की प्रक्रिया को संभालता था उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को समाप्त करके इनकी जो शक्तियां थी उसको भारत के राज्य सचिव में समाहित कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव एक नया पोस्ट था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों की शक्तियों को दे दिया गया। भारत का राज्य सचिव जिसको हम लोग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया भी बोलते हैं। इस प्रकार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1784 ईस्वी में। लेकिन जब इसको भंग किया गया तो उसके साथ साथ द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो भी भंग हो गई। तो द्वैध शासन प्रणाली जो 1784 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी वो 1858 ईस्वी में समाप्त हो गया। यहाँ पे सचिव जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ये अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और इसी के वजह से भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि जो राज्य सचिव थे वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसीलिए ब्रिटिश संसद का पहली बार सीधा नियंत्रण भारतीय मामलों पर 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पड़ा था। इसमें जो महत्वपूर्ण काम किया गया था कि मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसके बाद कोई भी मुगल या मुगल के जो वंशज है वो मुगल सम्राट नहीं होंगे, क्योंकि 1857 का जो क्रांति था उसमें जो भारत के विद्रोही सैनिक थे उन्होंने मुगल सम्राट को अपना सेनापति घोषित कर दिया गया था। इसीलिए अंग्रेज सोचे कि यदि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर देंगे तो आगे चल के यदि कोई ऐसा विद्रोह होता है तो जो भारतीय सैनिक हैं उनको अपना नेता खोजने में समय लगेगा और उस जो विद्रोह है उसको हम लोग आसानी से कुचल देंगे। इसीलिए मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था 1858 के एक्ट के द्वारा किया गया।
और जो एक प्रक्रिया हम लोग देखे थे कि कैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन इस 1858 के एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका जो नाम था उनको वायसराय कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस प्रकार पहले वायसराय बनने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यदि आपसे पूछे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वो लॉर्ड कैनिंग, और भारत के पहले वायसराय कौन थे तो वे हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। जैसा कि हम लोग यहाँ देखे कि भारत का राज्य सचिव को भी नियुक्त किया गया था, तो इस प्रकार भारत के पहले राज्य सचिव बनने वाले कौन व्यक्ति थे तो वे हो जाएंगे स्टैनली। इस प्रकार ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, जिसको हम लोग एक बार पुनः रिवाइज करके देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद ब्रिटेन की जो संसद थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अधिकार को लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप देती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की शक्तियों को समाप्त करके उसको भारत के राज्य सचिव में शामिल कर देती है। द्वैध शासन प्रणाली चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना के साथ ही जन्मी थी 1784 ईस्वी में, उसको 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके साथ साथ भारतीय मामलों में ब्रिटिश का जो सीधा नियंत्रण है वो स्थापित हो गया और मुगल सम्राट का जो पद था उसको भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई और भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार भारत का वायसराय बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। चूंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का भी गठन किया गया था, इस प्रकार भारत के पहले सचिव बनने वाले जो व्यक्ति थे वे थे स्टैनली। आई होप कि आपको 1853 का जो चार्टर एक्ट है और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो काफी अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।